दिन आपके साथ शाम 4 बजे जुड़ने वाला हूं। जी हां, तो साथियों आज की जो एक कड़ी है उसमें बहुत सारे बच्चों का डिमांड रखते हुए आज से कड़ी नई कड़ी स्टार्ट की जा रही है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस पेपर कराने वाला हूं। और वो कौन सा प्रीवियस पेपर होने वाला है, तो आप देख रहे हैं कि इस कड़ी में हम पीआरटी के छात्रों के लिए भाई प्रीवियस पेपर की चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद जैसे ये पीआरटी समाप्त होगा, हम भाई जीएस के छात्रों को भी प्रीवियस पेपर को कवर कराएंगे। साथ ही साथ भाई 6 to 8 और 9 10 के जो पेपर हैं उनको भी मैं कंप्लीटली पीवाईक्यू वाले पेपर को भाई कंप्लीट कराऊंगा। जी हाँ, तो साथियों आप देखते हैं कि पीआरटी 1 to 5 में 3 बार एग्जाम हुआ, 3 नहीं 4 बार एग्जाम हुआ। 1.0 हुआ, 2.0 हुआ और 3.0 के दो पेपर हुए। जी हाँ, एक पेपर आप जानते हैं कि कैंसिल कर दिया गया था आयोग के द्वारा, और दूसरा पेपर जो री एग्जाम हुआ था उस री एग्जाम को भाई उससे बच्चे सेलेक्टेड हुए थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रश्नों का मैं आपको संपूर्ण विश्लेषण करने वाला हूं। तो एक बार आप सभी रेडी हैं दोस्तों, तो एक बार आप यस सर लिख देंगे और फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं पहला पेपर की, तो पहला पेपर जो हम लोग देखने वाले हैं, ये पेपर कौन सा पहला हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, तो 3.0 का पेपर जो री एग्जाम हुआ था पेपर, जिसकी दिनांक क्या थी 20 जुलाई 2024, इस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। फिर हम बात करेंगे 3.0 के कैंसिल पेपर का, फिर बात करेंगे 2.0 का, और फिर बात करेंगे हम 1.0 का। तो सवाल आपको दिख रहा है, इस सवाल का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अगर आप आयत के बारे में देखते हैं तो आयत में आप फॉर्मूला जब क्षेत्रफल का देखते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है, और L इंटू बी का मान आपको 30 बताया गया है। जैसे ही परिमाप देखा गया तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और परिमाप आपको 26 दिया गया है। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि L प्लस बी का मान क्या होगा, तो ये 2 से कट जाएगा, L प्लस बी का मान 13 होगा। जी हां, आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। जब भी आपके पास दो इक्वेशन होते हैं तो एक तो आप यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड का, जो सबसे बेसिक्स में कहूं तो सबसे इजी तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड का। अगर नहीं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड आ रहा है तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी ये कैसे बनेगा उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है भाई, आपको ऐसे नंबर्स एज्यूम करने हैं कि गुणा करने के बाद 30 हो जाए और उनको जोड़ने पर 13 हो जाए। क्योंकि आप द्विघात समीकरण में भी एक जगह ऐसा आप काम करते हैं कि जोड़ने पर 13 हो जाए और गुणा करने पर 30 हो जाए, तो वहां भी आप मन से नंबर एज्यूम करते हैं। अगर मैं नंबर्स को एज्यूम करूं तो सारे बच्चे एज्यूम अब तक कर चुके हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं कि सर L 10 होगा और B 3 होगा, तभी तो 10 तिया 30 होगा, और 10 और 3 क्या होगा, 13 होगा। अमूमन आप जानते हैं कि लंबाई बड़ी होती है, तो 10 और 3 ही लेना था आपको, 3 और 10 लेंगे तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। जी हां, तो L का मान 10 हमने लिया, B का मान 3 लिया, मन से एज्यूम किया कि 30 किसके पहाड़े में आता है सर, या तो 15 के पहाड़े में आएगा, या 3 के पहाड़े में आएगा, या 10 के पहाड़े में, या 6 के पहाड़े में। जब हम इन चीजों पे गौर कर रहे थे तो पता चल रहा था कि 10 और 3 रखने पे ये चीजें कंप्लीट हो जा रही हैं, यानी L का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तरीके से बताइए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, तो जरा गौर करिए, आपको LB का मान 30 दिया हुआ है और L प्लस बी का मान 13 दिया हुआ है। अगर आप एक चीज गौर करते हैं, L माइनस बी बराबर अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि स्क्वायर रूट L प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 4LB होता है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा कि सर a माइनस बी क्या होता है, तो आप कहते हैं सर a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 4ab होता है। अगर इसी में रूट लगा दे तो a माइनस बी का मान आपको निकल जाता है। हालांकि ये प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन फिर से मैं एक चीज और कह दूं कि जब आप लंबाई में से चौड़ाई घटा रहे, बड़ा से छोटा घटा रहे, तो चूंकि पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आने का कोई चांस नहीं है।
तो अगर मैं बात करूं यहां पे क्या होगा सर, तो l प्लस बी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, 4 गुणे एल बी यानी 4 गुणे 30 करेंगे तो 120, ये आपका स्क्वायर रूट 49 आया, यानी l माइनस बी का वैल्यू 7 आया। अब जरा गौर करिए, l प्लस बी आपको पता है, l माइनस बी आपको पता है, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो इनको और इनको जोड़ने पे b भी कट जाएगा, l और l क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 13 और 7 हो जाएगा 20। तो यहां से भी आप l का मान निकालेंगे तो यहां से भी l का मान आपको 10 निकलने वाला है। तो बड़ी बात कि अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यानी नंबर्स को एज्यूम करते तो आपके लिए बेहतर होता, और नहीं अगर आपको भाई तरीके से बनाना है तो एल बी और एल प्लस बी दिया हुआ है तो पहले आप एल माइनस बी निकाल दें, और फिर एल प्लस बी और एल माइनस बी पता है तो जोड़ेंगे तो बी कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एल ही बचेगा। जी हाँ, अब थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं सर, चूंकि आयत के बारे में बात हुआ है तो आयत की कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, एग्जाम में इनके प्रॉपर्टी से भी सवाल देखने को मिलता है। अगर मैं आयत के बारे में बात करूं तो आयत के बारे में पूरी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आयत के बारे में अगर मैं बात करूं तो आयत क्या होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। जी हां, आयत एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, तो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। अच्छा, आयत कैसा चतुर्भुज होता है, तो समानांतर चतुर्भुज होता है। और मैं इनके गुणों की अगर चर्चा करूं तो पहला गुण क्या निकल कर आता है, पहला गुण निकल कर आता है कि प्रत्येक कोण जो होता है सर, इसका प्रत्येक कोण जो होता है वह समकोण होता है। जी हां, प्रत्येक कोण जो होता है वह क्या होता है, समकोण होता है। समकोण कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई 90 डिग्री होता है। इसमें अगर मैं बात करूं दूसरा, भाई क्या बात कर रहा हूं, तो दूसरा कि सर विपरीत भुजाएं जो होती हैं, विपरीत भुजाएं जो होती हैं वह समान होती हैं, यानी आमने सामने की भुजा भी आप कह सकते हैं, ये आमने सामने की भुजा भी समान होती है। जी हां, अगर मैं इसमें तीसरा पॉइंट जोड़ू सर, तो तीसरा पॉइंट क्या निकल कर आता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, आयत के जो विकर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। जी हां, आयत के जो विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं। चौथा अगर मैं पॉइंट निकल कर लेकर आऊं तो ये होगा कि सर विकर्ण जो है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन लंबवत नहीं करते। इनके प्रॉपर्टी से भी सवाल है दोस्त, समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत नहीं करते। जी हां, लेकिन लंबवत नहीं करते, लंबवत नहीं करते। हां, अगर मैं इसकी अगली पॉइंट आपको बताऊं तो अगला पॉइंट क्या है सर कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण कोणों के अर्धक नहीं होते हैं, विकर्ण कोणों के अर्धक नहीं होते हैं, विकर्ण कोणों के अर्धक नहीं होते हैं। यह बात आपको समझ में आ चुकी है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से रखनी है कि आयत क्या है सर, तो आयत एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है सर, समकोण होता है। इसकी विपरीत भुजाएं क्या होती है, समान होती है। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत नहीं करते हैं। विकर्ण कोणों के अर्धक नहीं होते हैं। अगर मैं आपको फिगर से समझाने का प्रयास करूं तो फिगर क्या कहता है सर कि मान लेते हैं एक आयत है और ये आयत आपका एबीसीडी है। जी हां, एक आयत है हमारा एबीसीडी है। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भुजा पैरेलल होगी और ये भी दोनों भुजा पैरेलल होगी। पैरेलल कहने का मतलब क्या है कि अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो कभी भी एक दूसरे को काटने वाले नहीं है। साथ दूसरी बात क्या है सर कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये प्रत्येक कोण इसका क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है।
और विपरीत भुजाएं समान होती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो AB है वही DC है, यानी AB बराबर DC है और AD बराबर क्या है, BC है। ये जो विपरीत भुजाएं हैं वह समान होती है यानी बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है सर विकर्ण बराबर होते हैं। ये जो आप विकर्ण देख रहे हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये विकर्ण आपका AC है और ये विकर्ण आपका BD है। तो AC और जो BD है ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। अगला मैं बात करूं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर मैं मान लूं कि यहां पे O पे कटे तो ऐसी स्थिति में समद्विभाजित करने का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देना, यानी जितना AO होगा उतना ही OC होगा, ये जितना होगा उतना ही OC होगा, वैसे ही जितना ये DO होगा उतना ही ये OB होगा, यानी DO बराबर OB होगा। लेकिन लंबवत नहीं करते हैं। लंबवत कहने का मतलब है कि 90 डिग्री नहीं बनाते हैं। जहां पे ये बन रहा है ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये 90 डिग्री नहीं होता है, यहां पे 90 डिग्री नहीं बनता है। अगला बात क्या है सर, विकर्ण कोणों के अर्धक नहीं होते हैं। ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण जो है ये दो बराबर भागों में बांटता नहीं है। कोणों के अर्धक कहने का मतलब है कि कोण को दो बराबर भागों में बांट देना। तो भाई यहां पे और ये एंगल दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगर मैं इनमें फॉर्मूला की बात करूं दोस्त, अगर मैं इनमें फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इसका जो हम क्षेत्रफल देखते हैं, ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका जो परिमाप होता है सर, वह परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू L प्लस B होता है। और इसका सर विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो विकर्ण जो होता है वह स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, B स्क्वायर हो जाता है। तो इतनी आयत में आप पीआरटी के छात्रों को इतनी आयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहां से आप देखेंगे आमूमन हर बार एक सवाल देखने को मिला है आयत से संबंधित। जब आप अपने पेपर को देखेंगे तो उनसे हर बार एक सवाल देखने को मिलता है। आमूमन क्षेत्रमिति से फॉर्मूले का यूज कराता है और कई बार आपके पेपर में इनके प्रॉपर्टी से भी सवाल देता है कि भाई निम्न में से कथनों को सत्य या असत्य चुनिए। जी हाँ, जी हाँ, हाँ भाई, बात एकदम करेक्ट है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला सवाल के पास बढ़ते हैं। ये सवाल हमने कर लिया, दूसरे सवाल के पास पहुंचते हैं। दूसरा सवाल जो आप देख रहे हैं ये भाई रैखिक समीकरण के सवाल है। बड़े ही इजी सवाल होते हैं। जी हाँ, एकदम इजी सवाल होते हैं कि आपको दिया गया है 2x प्लस 3y का मान 77 और 3x प्लस 2y का मान 73। जैसे पिछले सवाल में मैंने कहा कि वैसे सवालों को हम हिट एंड ट्रायल के ऑप्शन, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। वैसे यहां पे अगर आप देखेंगे रैखिक समीकरण के, जब आपके पास दो समीकरण दिया होता है, दो चर वाले दो समीकरण दिया होता है, तो एक तो तरीका होता है बराबर करके बनाना और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे बेस्ट माना जाता है वह क्या माना जाता है, ऑप्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या हुआ है एग्जामिनर यहां पे बड़े बड़े डाटा का इस्तेमाल किया है, जैसे 99x कर देगा, 101y कर देगा, तो वैसे स्थिति में बराबर करने में आपको काफी समय लग जाता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जो सबसे बेहतर मेरे अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं ऑप्शन इस्तेमाल करूं सर, अगर मान लीजिए x और y का मान 13 और 17 है, तो पहला अगर इक्वेशन में देखूं 2x प्लस 3y का मान क्या था, 77 था और x का मान सवाल 13 और 17 बता रहा है, तो क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? चलिए जरा चेक कर लेते हैं। अगर हम चेक करेंगे तो ये 26 हो रहा है और ये 51 हो रहा है। 26 और 51 जुटेगा 77। एकदम भाई पहला तो करेक्ट हो रहा है। लेकिन जब हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए केवल एक ही हम समीकरण को चेक नहीं करते हैं। अगर एक ही आपने चेक किया तो हो सकता है आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, आपको दूसरा भी ऑप्शन चेक करना होगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन चेक करें कि सर 3x प्लस 2y बराबर 73 है, अगर मान लीजिए x का मान 13 है और y का मान 17 है, तो क्या ये 73 आ रहा है सर? क्या तो देखिए ये 39 है और 39 में अगर हम 34 जोड़ेंगे तो ये 73 होगा। हर हाल में इसका आंसर करेक्ट हो रहा है, दूसरा भी ऑप्शन हो रहा है, यानी आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन से ए हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 11 चेक कर लीजिए, x के जगह पे 11 भरेंगे ना तो 11 दूनी 22 और 19 तिया 57,
22 और 57 जोड़ेंगे 77 नहीं होगा, यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आप इस ऑप्शन के पास जा रहे हैं तो 12 भरेंगे तो 12 दूनी 24 और 18 तिया 54, 54 और 24 भाई 76 नहीं 76 होता है। और ऐसे सवालों में, रैखिक समीकरण के सवालों में अगर भाई ये वाला काम नहीं किया तब हमें आगे जाने की जरूरत थी। अगर यही काम कर गया तो हमें आगे जाने की एकदम जरूरत नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है, समीकरण के अनंत हल होते हैं, इसलिए एक ऑप्शन को और चेक करना चाहिए। जैसे रैखिक समीकरण वाले सवाल आएंगे दो चर वाले, तो एक ऑप्शन तो चेक कर रहे हैं आप, एक और ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। 3 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। जी हां, तो इस सवाल का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा भी आप तरीका जानते हैं कि सर किसी एक को बराबर कर देते हैं, या तो y वाले पार्ट को बराबर करते हैं या x वाले पार्ट को। अगर मैं y वाले पार्ट को बराबर करूं सर, ये 3 और 2 को बराबर करूं, या मान लेते हैं 2 और 3 को, किसी को भी बराबर कर सकते हैं। चलिए मैं x वाले पार्ट को बराबर कर रहा हूं, तो अगर x में 2 है और x में 3 है तो बराबर करने के लिए मुझे 2 और 3 को बराबर करना है, तो ऊपर में 3 से गुणा करना होगा और नीचे में हमें 2 से गुणा करना होगा। यही काम होता है कि जिनको भी बराबर करना है आप जैसी मर्जी है वैसे बराबर कर दीजिए, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बराबर कैसे होगा तो एक दूसरे में गुणा कर दीजिए। लेकिन जब आप गुणा करते हैं तो आपको सभी में गुणा करना होता है, ये बात को आपको समझना था। अगर 3 से हम गुणा करेंगे तो 6x + 9y, और 77 को 3 से गुणा करेंगे 231 होगा। 2 से इन सब में गुणा करेंगे 6x + 4y बराबर 73 गुणे 2 146 होगा। चूंकि हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 9 में से 4y घटेगा 5y, और यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो 85 बच रहा है, y का मान 17 होगा। अब ये y का मान किसी भी आप इक्वेशन में रख दीजिए, पहले वाले में रख दीजिए या जो नया आपने निकाला है उसमें रख दीजिए, तो फिर x का मान निकल जाएगा। लेकिन नया जो निकाले हैं वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हम पहले वाले में रखें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो पहले वाले में अगर रखते हैं 2x + 3y बराबर 77, तो 2x, x का तो मान निकला नहीं था, y का मान निकला था 17 बराबर था 77। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा, 77 में से ये 51 जाएगा घटने, और जब घटेगा तो 26 बचेगा, और जब 2x का मान 26 है तो जाहिर सी बात है x का मान क्या होगा, 13। तो आपने निकाला कि x सर 13 है, y 17 है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। बट मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जब भी रैखिक समीकरण के सवाल हो, 2 चर वाले चाहे 1 चर वाले, हमें ऑप्शन के पास जाएंगे ना तो हमारे लिए बेहतर होगा। जी भाई हाँ, ऑप्शन सबसे बेहतर होगा, ये बात को आपको समझना था, ऑप्शन सबसे इसका बेहतर था। जी हाँ, दूसरे नंबर सवाल को हमने देख लिया। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल की बात करते हैं। जरा आप तीसरे नंबर सवाल का आंसर बताएंगे कि तीसरे नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जरा बनाए, फटाफट बनाएंगे कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर सवाल ने क्या कहा है जरा देखा जाए तो पता चलता है कि सवाल तो कह रहा है सर कि a³ + b³ + c³ -3abc को हमें किससे भाग लगाना है, तो a + b + c से भाग लगाना है। तो पूछता है इन ऑप्शन में से क्या आएगा। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूं, 2-3 बातों को आपको ध्यान से समझना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला, भाई हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है कि a³ + b³ + c³ और -3abc की जब बात होती है तो इसके फॉर्मूले हम 2-3 लिखने का काम करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे पहला फॉर्मूला मतलब सबसे बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है, वह होता है a + b + c और a² + b² + c² -ab - bc - ca। जी हाँ, ये जो फॉर्मूला है AQ + BQ + CQ -3abc का सबसे मतलब आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी दूसरी फॉर्मूला की बात करूं तो दूसरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि 1/2 a + b + c, 1/2 a + b + c, और यहां पे क्या हो जाएगा a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर और प्लस c - a का स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर, करेक्ट
हम जब बात करेंगे ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला या तो हम इसका इस्तेमाल कर ले या हम इसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन ऑप्शन में सर a माइनस बी का स्क्वायर जैसा कोई चीज तो है नहीं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, पहला वाला। अगर पहला वाला फॉर्मूला लिखे सर तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आप a प्लस बी प्लस सी से भाग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ये कटेगा और बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी हमारे पास ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन ए इसका राइट होने वाला है। जी हां, ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। एक बात और जरा समझ लीजिए मेरे भाई, एक बात और आपको क्या समझना है इसी में, एक बात और समझना है कि एक एग्जाम में इस टाइप की भी बात हुई थी कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, कहीं भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या बनता है, तो 3abc बनता है। कई बार आपके एग्जाम में इसकी भी चर्चा हुई है कि सवाल खुद कह देगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि भाई अगर कहीं किसी सवाल में ये तीनों बराबर है, a बराबर बी बराबर सी भी है, तब भी आपको याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc होता है। तो किसी किसी सवाल में फंसाने के लिए कह देगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालिए, लेकिन तीनों मिलाकर 0 नहीं है, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तब भी 3abc के बराबर होगा। अगर तीनों मिलाकर 0 है तब भी ये किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला तीनों का तीनों फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको कर लेना है। जी हां भाई, कर लेना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के पास बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल हमारा क्या है, अगले सवाल के पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए पीआरटी 1 to 5 की बैच लॉन्च कर दी गई है। फी मात्र 999 है और आपको 2 बैचेस फ्री भी दिए जा रहे हैं। एक तो कवच बैच जिसमें जीएस के 5000 प्लस प्रश्नों का संधान विश्लेषण है जो ऐप पे ही है, और दूसरा 6 to 12 का एनसीईआरटी का माइंड मैप दिया जा रहा है, बढ़िया से सजाकर आपको भाई नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं सवाल के पास। अगला सवाल जरा देखिए, 4th नंबर सवाल आप देखना है कि 4th नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाइयां दी गई है 2a और 2b, तो कहता है इसका परिमाप क्या होगा। हम इसको दो तरीके से काम कर सकते हैं, हम इन्हें फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इन्हें बाई फिगर भी काम कर सकते हैं। अगर हम समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं दोस्त, समचतुर्भुज के बारे में अगर हम बात करें, या मान लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ग के ही जैसा होता है, ठीक है। समचतुर्भुज के बारे में बात करें तो यहां पे अगर मैं केवल फिगर से बात करूं, फॉर्मूला से नहीं बात करूं, तो एक विकर्ण आपको दिया गया है 2a और एक विकर्ण आपको दिया गया है 2b। जैसे आयत के जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, वैसे ही समचतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये अगर हमारे पास टोटल 2a था तो जाहिर सी बात है ये भी a होगा और ये भी क्या होगा, a होगा। अगर मैं बात करूं कि ये पूरा विकर्ण हमारा 2b था तो ये हमारा b होगा और ये भी हमारा b होगा। अब यहां पे एक चीज और समझना है कि जब हम समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं तो ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को भाई 90 डिग्री पे काटते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, और वही आयत में लंबवत समद्विभाजित नहीं होता है। अगर ये लंबवत समद्विभाजित है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है, और कर्ण बराबर क्या होता है, तो स्क्वायर रूट 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यानी यही हमारी क्या हुई, तो यही हमारी भुजा हुई और इसी को हम कर्ण का भी नाम दे सकते हैं, यानी ये भुजा हमारी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुई। तो कहता है इसका परिमाप क्या है, परिमाप के बारे में आप क्या जानते हैं, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो ये भी भाई आप अगर समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, यानी ये वाला भी हमारा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो आपको पता है कि चारों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप हो जाएगा। या तो चारों को जोड़ दीजिए या चार में जब सब सेम है तो गुणा कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहां पर बात करूं सर, अगर मैं यहां पर बात करूं फॉर्मूला के बारे में, तो फॉर्मूला अगर हम देखते हैं इसका, तो ध्यान से समझना है कि फॉर्मूला इसका परिमाप का जो होता है, परिमाप जो पूछा गया है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। और इसी समचतुर्भुज की अगर मैं भुजा की फॉर्मूला की बात करूं कि भुजा की फॉर्मूला क्या होती है, तो हाफ स्क्वायर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होती है। हाफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का रूट, और d1 और d2 क्या है, इसके विकर्ण है। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे कि 1/2 एक विकर्ण हमारा 2a था, तो 2a का स्क्वायर करूंगा 4a स्क्वायर होगा, और दूसरा विकर्ण 2b था, स्क्वायर करूंगा 4b स्क्वायर होगा। आप देख रहे हैं इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 में अगर कॉमन कर लूं तो रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जहां पे ये कट रहा है यानी भुजा इसकी स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रही है। और अभी अभी जस्ट हमने बात किया क्या कि परिमाप जो होता है वह 4 गुणे भुजा होता है, यानी 4 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका परिमाप हो जाएगा। या तो आप बाई फिगर अगर समझ रहे हैं तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं, या आप अगर फॉर्मूला याद है तब भी आप काम कर सकते हैं। अब चूंकि चलिए थोड़ा सा हम समचतुर्भुज के बारे में भी बात कर ले, जिसको हम रोम्बस कहते हैं। समचतुर्भुज की अगर मैं बात करूं जिसको हम रोम्बस कहते हैं, तो समचतुर्भुज भी जो होता है दोस्तों, जो अभी अभी हमने फिगर भी बनाया, जो आप काइट का जो शेप देखते हैं, ये जो समचतुर्भुज आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये समचतुर्भुज में जैसे हमने आयत के बारे में कहा कि आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है, वैसे ही समचतुर्भुज भी जो होता है, समचतुर्भुज भी जो होता है वो क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। जी हाँ, समचतुर्भुज भी जो होता है, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, आप कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब साफ है कि भाई आमने सामने की भुजाएं इसकी भी जो होंगी वह पैरेलल होंगी, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा पैरेलल होगा, और ये वाला भी आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। चूंकि आपके प्रॉपर्टी से भी सवाल देखने को मिलता है, तो मैं भाई इस चीज को भी कंप्लीट करने जा रहा हूं। और हाँ, अभी तक देखिए बहुत सारे बच्चे छात्र सेशन को ज्वाइन किए हैं और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है। भाई लाइक तो करना आपको चाहिए। जी हाँ, इतनी प्यार तरीके से मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करा रहा हूं, तो आपको लाइक सेशन को कर देनी चाहिए। कर दीजिए सेशन को लाइक दोस्त। और मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई प्रॉपर्टीज है कि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जी हाँ, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसका कहने का क्या मतलब है सर, तो आप कह सकते हैं कि जो सर ए बी होगा वही बी सी होगा, वही सी डी होगा और वही आपका डी ए होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये जो इसके विकर्ण होते हैं वह विकर्ण नहीं, पहले एंगल के बारे में बात कर देते हैं। आयत में सारे कोण समकोण थे, लेकिन इसमें विपरीत कोणों का जो युग्म होता है, विपरीत कोणों का जो युग्म होता है या आमने सामने के कोण जिसे आप कह सकते हैं आपस में बराबर होता है। विपरीत कोणों का जो युग्म होता है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहां पे कोई स्पेसिफिक भाई एंगल नहीं बनता है, लेकिन हाँ ये तय है
कि ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहां भी बनेगा और ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल वहां भी बनेगा, यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं वह कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं तीसरी बात कहूं सर, तो यहां पे जैसे आयत के विकर्ण बराबर थे सर, आयत के विकर्ण बराबर नहीं, सॉरी, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए एक का नाम D1 पड़ता है और एक का नाम D2, यानी आप कह देंगे कि सर ये जो DB है और ये जो AC है ये बराबर नहीं होते हैं, DB नॉट इक्वल AC होता है। अगर मैं अगला बात कहूं सर D नंबर में, तो क्या बात कर रहे हैं सर कि विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। जी हां, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यह बात आपको ध्यान से समझनी है, किसी पे तो सवाल हमने अभी बनाया भी था। अगर मैं बात करूं सर कि ये जो विकर्ण है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये जो विकर्ण है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होता है, एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो विकर्ण है इस विकर्ण को दो बराबर भाग में बांट दिया और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट दिया। यहां पे एक लाइन और आप देख रहे हैं लंबवत, वही हमने आयत में कहा था कि लंबवत नहीं करते हैं, यहां पे लंबवत करते हैं, यानी यहां भी 90 बनता है, यहां भी 90 बनता है, यहां भी 90 और यहां भी 90 डिग्री ही बनता है। यानी हम बात करें कि विकर्ण एक दूसरे को भाई लंबवत समद्विभाजित करते हैं। और ई नंबर अगर मैं बात करूं तो ये जो विकर्ण होते हैं, इसके विकर्ण जो होते हैं वह कोणों का अर्धक होते हैं। जी हां, विकर्ण जो होते हैं वह कोणों का क्या होते हैं, अर्धक होते हैं। तो ये भी बात आप समझ पा रहे हैं कि जो विकर्ण होते हैं वह कोणों के अर्धक कहने का क्या मतलब हुआ कि सर दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे हमने आयत में देखा था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होता है, लेकिन समचतुर्भुज में ये और ये एंगल बराबर होगा और ये वाला एंगल बराबर होगा। जी हां, वैसे ये और ये भी बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगे। विकर्ण जो होता है वो भाई कोण को दो इक्वल भाग में बांट देता है, यानी विकर्ण कोणों के अर्धक होते हैं। अगर मैं इनमें फॉर्मूला लिखूं सर कि क्या क्या फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिक्स मैंने अभी आपको कहा भी था। पहला आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वह 1/2 D1 इंटू D2 होता है। D1 और D2 क्या है, इसके दोनों विकर्ण है। इसकी भुजा बराबर क्या होती है सर, तो 1/2 स्क्वायर रूट D1 आप इसका होता है 4 गुणे भुजा। तो भाई ये तीन फॉर्मूला इसके लिए मेजर है, अगर आप इस तीन फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी चीजें आ सकती हैं, और नहीं तो आप इनके प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे तब भी आपके आंसर करेक्ट आ सकते हैं। तो ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए अगले सेशन के पास आगे बढ़ने का काम किया जाए। चौथे नंबर सवाल के बाद अगर हम बात करें दोस्त पांचवें नंबर सवाल का, ये तो भाई रसगुल्ला सवाल पूछ दिया है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इस सवाल का तो सभी बच्चे आंसर करेक्ट बताएंगे। सर 4489 का रूट ऑलरेडी बता भी रखा है, यानी हमें रूट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे सेम तो नंबर है, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट अगर हो तो रूट निकालेंगे ना, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट बच जाएगा, यानी रूट में हम 2 से भाग लगाते हैं। यहां पे 2 है तो 2 से भाग लगाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 2 से भाग लगाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा। अगर यहां पे हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 6 डिजिट है तो 2 से भाग लगाएंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगा। और यहां पे हम देख रहे हैं कि 8 है तो 2 से भाग लगाएंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होगा। अब चलिए निकालते हैं। अगर मैं कहूं ये 67 है तो चूंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए और 1 डिजिट होने के लिए मैं 1 डिजिट कहां पे बैठा सकता हूं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल यहां बैठा देता हूं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो जाएगा। दूसरा वाला भी वही है, दूसरा वाला भी तो वही है दोस्त।
तो 67 है, लेकिन यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो डेसिमल हमें यहां बैठाना होगा, तभी तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये भी सेम चीज है, 67 है, लेकिन यहां पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। अगर मैं यहां पे डेसिमल लगाता हूं तब तो 2 ही डिजिट होगा, तो मैं यहां पे 0 तो नहीं लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि 0 लगाऊंगा तो 670 हो जाएगा, तो मैं क्यों ना इसके पहले 0 लगा दूं, और इसको पहले अगर मैंने 0 लगा दिया तब डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट हो चुका है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये भी 67 है सर, लेकिन ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 है तो डेसिमल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम दशमलव बैठा देते हैं। सवाल में कहा गया इन्हीं को सबको आपको जोड़ना है, और जब आप जोड़ेंगे 6.7 में तो ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन से आ जाएगा, तो भाई जोड़ने के बाद ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। आप जोड़िए। अगर आप जोड़ेंगे, जोड़ने का भी तरीका मैं बता दूं कि 6.7 पॉइंट को सिंक करिएगा, एक साथ पॉइंट को रखिएगा, 0.067 अब पॉइंट के बाद सब डिजिट सेम कर दीजिए, 1 2 1 2। अगर आप लिखेंगे 7 6 13 14 14.7 तो आपका आंसर वही तो आएगा, ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, इस सवाल का ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। 5वें नंबर सवाल के बाद जरा 6ठे नंबर आप सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश, कैलकुलेशन डालने की कोशिश की गई है, अदरवाइज ऐसा सवाल में कुछ है भी नहीं। सवाल क्या है? सवाल है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। पूर्णांक कहने का मतलब है कि अधिकतम अंक आप हिंदी में 120 ला सकते हैं, अंग्रेजी में 140 ला सकते हैं और गणित में 100 ला सकते हैं। एक छात्र इन विषयों में 100%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है, यानी 120 में वह 40% अंक लाया, 140 में वह 55% अंक लाया और 100 में वह 45% अंक लाया। इतना अंक ला चुका है। सवाल कहता है कि वह विज्ञान विषय जिसका पूर्णांक 180 है उसमें कितना अंक प्राप्त करे। अंक पूछा गया है, तो मान लेते हैं कि इसमें x अंक आए। जी हाँ, अगर कहा हो तब प्रतिशत कितना अंक प्राप्त करता है, तब हम 180 का x प्रतिशत कहते। चूंकि ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है, तो यहां पे हम x मान लिए कि चलिए साइंस विषय में x नंबर आए, तो टोटल उसके पास जो अंक आए वो टोटल आपको पता चल चुका। सवाल क्या कहता है कि सभी 4 विषयों में संयुक्त 60% होना चाहिए। अच्छा, चारों विषयों कितने के हैं दोस्त? तो चारों विषय आप देखेंगे तो एक 120 का है, एक 140 का है, एक 100 का है और एक 180 का है। अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास 540 होने वाला है, और 540 में सवाल के अकॉर्डिंग 60% आना चाहिए। अगर मैं फिर कैलकुलेट करूं तब भी कर सकता हूं, 2 4 6 8 4 14 4 1 5, एकदम सही है। अच्छा, यहां पे 100 होता तब सब में से 100 कटता, क्योंकि 100 इसमें नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 48 अंक हुआ। दूसरा वाला अगर हम करेंगे 14 25 70, 77 अंक होगा। 14 25 70 7, 14 25 70 7, 77 होगा। यहां पे 45 होगा प्लस x बराबर में यहां पे हमारे पास क्या होने वाला है, तो वहां पे होने वाला है 324। अगर हम x का मान निकालने जाएं तो इन तीनों को जोड़कर उसमें से घटा देते हैं, तो 324 में हम क्या घटाएंगे, 5 7 12 12 8 20 2 2 4 6 6 7 13 13 4 17। अगर हम घटाएंगे तो हमें परिणाम के रूप में 154 मिलेगा, और ऑप्शन हम देख पा रहे कहां पे है, ए पे है। तो 120 का 40%, 140 का 55%, 100 का 40, 100 का 45%, इसमें कितना अंक लाए, प्रतिशत कहा होता है ना, तब हम 180 का x बट्टा 100 करते। चूंकि अंक ही पूछा है तो अंक हमने x मान लिया है। ये चारों मिलाकर टोटल पेपर का 60% होना चाहिए। हमने सॉल्व किया, आंसर आपको क्या दिख रहा है, 154 करेक्ट दिख रहा है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों के आंसर जो है 154 मुझे दिख रहे हैं। भाई सेशन को लाइक कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर सवाल के बाद 7वें नंबर सवाल देखते हैं। जरा इस 7वें नंबर सवाल को देखिए, और 7वें नंबर सवाल से पहले से आप भाई अवगत हैं, ये औसत से सवाल है और आपको इससे ये सवाल बनना भी चाहिए। सवाल है, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 है। रविवार को भाई 680 है, रविवार को 680 लोग आते हैं, और अन्य दिन जो आते हैं वो अन्य दिन कितने आते हैं, तो भाई 332 आते हैं। जी हाँ,
30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो। आप जानते हैं कि जो कैलेंडर में आप पढ़ते भी हैं कि अगर पहला दिन किसी भी मंथ में सोमवार आ गया तो आमूमन सब होते हैं 4 सप्ताह बनता है। आप जानते हैं 4 सप्ताह बनता है तो आमूमन 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 थर्सडे, 4 वेडनेसडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 संडे होते हैं। लेकिन जो मंथ स्टार्ट होता है जिससे वह एक एक्स्ट्रा हो जाता है। क्योंकि रविवार से स्टार्ट हुआ है तो यहां पे 4 रविवार नहीं होंगे, 5 रविवार होंगे। और चूंकि 30 का महीना है तो ये 5 रविवार है तो अन्य दिन वहां पे कितने हैं? 25 हैं। तो भाई एक दिन में 680 तो 5 दिन में कितने जाएंगे शरणार्थी? तो टोटल जाएंगे 5 दिन में 3400। अच्छा, यहां पे कितने जाने वाले हैं? तो या तो आप 4 से भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 8 32 83 और 00 आपको बैठाना होता है। और नहीं तो आप गुणा कर दे तब भी आपको वही परिणाम मिलेगा। 332 को 25 से गुणा करिए भाई, 33 पचे 105 65 66 और ये आपके पास 664 हो रहा है। 0 10 6 6 12 1 13 6 7 1 8 8300 यहां भी आ रहा है। ये आप 25 से गुणा करना है तो 4 से भाग लगाकर 00 बैठा दीजिए। यानी पूरे महीने में 3400 टोटल रविवार को हुए हैं और अन्य दिन 8300 गए हैं। तो कहता है उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? औसत के लिए आप क्या जानते हैं? कुल योग बटा कुल संख्या। तो 30 दिन में टोटल कितने शरणार्थी गए हैं? तो इनको जोड़िए जरा, जोड़ने पे आपको पता चल रहा है कि टोटल शरणार्थी गए हैं 11,700। कितने दिन का? 30 दिन का। तो एवरेज के लिए 30 से भाग लगाना होगा और 30 से जब आप भाग लगा रहे हैं तो ये 390 आपका आंसर आ रहा है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी हो गया। यहां पे थोड़ा सा कैलेंडर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ कि रविवार से स्टार्ट हुआ है तो उस मंथ में 5 रविवार होने वाले हैं। 30 दिन की बात हो चाहे 31 दिन की बात हो, यह बात आपको समझनी थी। जी हां, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 390 हो जाएगा। 7th नंबर सवाल के बाद जरा आप 8th नंबर सवाल को देखिए और 8th नंबर टाइम एंड वर्क का सवाल है। बड़ा ही इजी सवाल है, दिख रहा है इतना बड़ा सवाल लेकिन है बहुत इजी सवाल। तो इस सवाल को भी आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। जी हाँ, इंफॉर्मेशन दिया गया है हमें, ए का 15 दिन में करता है, बी का 8 दिन में पूरा करता है और बी और सी का 4 दिन में पूरा करता है। तो आप जानते हैं टाइम एंड वर्क में सबसे पहले इनका एलसीएम लेकर हम काम निकाल लेते हैं। तो 15, 8 और 4 का एलसीएम 120 होगा। अब हम अगर देखें ध्यान से तो पता चला ए डेली 8 काम करेगा, बी डेली 15 काम करेगा और बी और सी डेली 30 काम करेंगे। जरा गौर करिए मेरी बात को कि बी और सी मिलाकर डेली 30 काम करते हैं, जिसमें से बी डेली 15 काम करता है तो सी भी डेली 15 ही तो काम करता होगा। बी 15 काम करता है और बी और सी 30 काम करते हैं, तो बी का 15 है तो सी का भी 15 होने वाला है। इस बात को तो आप समझ पा रहे हैं। सवाल क्या है कि ए और सी मिलकर x दिन में पूरा करते हैं। भाई सवाल कह रहा है कि ए और सी मिलकर x दिन में पूरा करते हैं और हम तो खुद निकाल सकते हैं कि ए और सी मिलेंगे तो कितना दिन लगेगा। कैसे भाई? काम कितना है? 120 है और आप जानते हैं जिनसे भी काम कराना हो काम को ऊपर लिखकर उनकी कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी से भाग लगा देते हैं। तो ए और सी से काम कराना है तो ए का कार्य क्षमता 8 है, सी की कार्य क्षमता 15 है। तो यहां पे 8 + 15 यानी 23 से भाग लगाते तो ए प्लस सी तो भाई 120/23 दिन होता, जिसी को ये x कहा है। आगे क्या कहता है कि ए और बी मिलकर, भाई ए और बी मिलकर भी तो हम बना सकते थे। सवाल कह रहा है ए और बी मिलकर y दिन में पूरा करते हैं और हम क्या कहते, काम 120 है और ए और बी जब मिलकर पूरा करेगा तो ए का 15 है, बी का 8 ए का 8 है, बी का 15 है, तो दोनों मिलेंगे तो डेली 23 काम होगा। तो यहां भी आंसर ए और बी मिलाकर 120/23 दिन ही होगा, जिसमें y का मान आप कह सकते हैं 120/23 है, क्योंकि सवाल ने y कहा है और हम सब इसको 120/23 कह रहे हैं। सवाल में क्या है सर, x/y का मान क्या होगा? जरा आप देखेंगे x का मान 120/23 निकला है और y का भी मान 120/23 निकला है। कहता है x/y क्या होगा? दोनों सेम है, कट जाएगा, एक इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना इजी सवाल है।
तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन से सी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर सवाल के बाद जरा 9वें नंबर सवाल को देखिए। इस 9वें नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे जब अलजेब्रिक डाटा बड़े बड़े लिखे होते हैं, मतलब स्क्वायर क्यूब 4 ऐसा लिखा होता है, तो हम यहाँ पे अलजबरा का इस्तेमाल करते हैं। और अलजबरा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इनमें जो बड़े बड़े डाटा है उनको ए बी या एक्स वाई मानकर करेंगे। चलिए मान लेते हैं 467 ए है और 367 बी है। आपको दो को मानने की जरूरत है, दो कोई बड़ा डाटा नहीं है, इनको हमने ए और बी मान लिया तो हमें परिणाम क्या मिला सर, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है माइनस 2 ए और बी, ये 2ab है। और नीचे आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप जब तोड़ेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में है आपके पास 2ab बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये दोनों कट रहा है और बचा ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत ही इजी सवाल है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस किसी को ए और बी मान लेना था। हम इस पर प्रैक्टिस भी खूब करते हैं। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका सी होगा। आगे जरा 10वें नंबर सवाल को देखिए कि 10वें नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, टीआरई 1 में भी रिपीट था, टीआरई 3.0 में भी आया हुआ है। भाई सब जगह ये सवाल रिपीट होता है कि इतना सामान जब बेचते हैं तो इतने सामान के विक्रय मूल्य या इतने सामान के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जैसे कह रहा हूं वैसे एग्जाम में बना लीजिएगा, एकदम इजी हो जाएगा। सवाल कहता है 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी जैसे 39 दर्जन बेचा 13 दर्जन का लाभ हो गया। तो हम यहां पर कह देंगे कि लाभ तो कह रहा है सर 13, लाभ की बात कर रहा है 13 दर्जन का लाभ कर रहा है। अब यहां पे एक कहानी समझ लीजिए बस कि ये जो लाभ या हानि जो होगा वह किसके बराबर, तो अगर ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो जितना सामान बेचेगा वह विक्रय मूल्य कहलाएगा। अगर ये क्रय मूल्य के बराबर होगा तो जितना भी सामान बेचेगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। चूंकि विक्रय मूल्य के बराबर बात कर रहा है तो ये 39 दर्जन आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, यानी विक्रय मूल्य हम कहेंगे 39 होगा। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है, तो भाई लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ते हैं तभी तो विक्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य 26 होगा, तभी तो 26 और 13 39 होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि लाभ जब 13 हुआ है इसका मतलब 13 कम में खरीदा होगा, जितना में बेचा है तो 13 कम में खरीदा होगा, यानी 26 में बेचा होगा, 26 में खरीदा होगा। क्योंकि लाभ की प्रतिशत कहा गया है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप सबको पता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है, और जब आप काटेंगे 2 से 100 तो आंसर आपका 50%। इससे बेहतर मेथड, मैं फिर से कह दे रहा हूं, इससे बेहतर मेथड कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सबसे ये आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि जितना लाभ या हानि हो रहा है उतना लिख दीजिए, जिसके बराबर हो रहा है जितना भी सामान बेचेगा वह उतने के बराबर हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य के बराबर बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य 39 होता, अगर ये क्रय मूल्य के बराबर होता तो ये 39 विक्रय मूल्य नहीं होता, 39 आपका क्रय मूल्य हो जाता। और फिर से बात कर रहा हूं तो ये जो निकल कर आया वह वैल्यू निकल कर नहीं आते, एक अनुपात निकल कर आते हैं। और आपको पता यह भी है कि प्रतिशत निकालते समय या तो मुझे आप वैल्यू बता दीजिए, या मुझे आप प्रतिशत बता दीजिए, या आप मुझे रेशियो बता दीजिए, कुछ भी बता देंगे तो हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्त 10वें नंबर सवाल के बाद। अगर मैं बात करूं पीआरटी 1 to 5 के छात्र, भाई पीआरटी 1 to 5 के छात्र मैं आपको बता दूं, सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, ऑफिसर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप डाउनलोड करते 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 आपके एक अंदर कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया, लिख कर दे रहा हूं कि सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है। जैसे जैसे टीचर आपको गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे पढ़िए और भाई आपको सिलेक्शन यहां पे होना तय है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के पास बढ़ते हैं। 10वें नंबर के बाद 11 नंबर सवाल। जरा 11 नंबर सवाल को देखिएगा, बड़ा इजी सा सवाल है, वृत्त से संबंधित, हर बार पूछा गया है। सवाल है कि एक वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल
इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल। अच्छा, एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी 8 मीटर त्रिज्या है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू 8 स्क्वायर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, 8, तो इसका क्षेत्रफल पाई इंटू 8 स्क्वायर होगा। और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36 पाई मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये जो वृत्त का क्षेत्रफल था, ये वृत्त का क्षेत्रफल और एक भाई आपके पास दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों के योगफल के क्या था, बराबर था। अब जरा गौर करेंगे, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, कॉमन कर पाई से पाई कट जाएगा। आप देख रहे हैं आर स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 64 और 36 100 आ रहा है, यानी आर का मान केवल 10 होगा। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन मैंने कई दफा आपको कहा है कि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो आर का मान केवल 10 आएगा। यानी जो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात किया गया था उसकी त्रिज्या 10 आई थी, लेकिन एक चीज और जरा मेंशन करेंगे कि उसकी त्रिज्या की बात नहीं हुई है, उसकी व्यास की बात हुई है। और आप सबको पता है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का ठीक डबल होता है, यानी 10 दूनी 20 मीटर इसका व्यास होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। और देखिए एग्जामिनर ने आपको टेस्ट करने के लिए ऑप्शन में यही रख दिया है गया है कि आप निकालते त्रिज्या और पता चलता पूछ दिया गया है व्यास। इसलिए मैंने कई दफा कहा है कि आप कितना भी कैलकुलेशन जल्दी करें, धीरा करें, उससे कोई मैटर नहीं करता, अंत में क्या पूछा गया है उस चीज पे आपको ठहराव रखनी चाहिए, तब आपको आंसर टिक करनी चाहिए। जी हां, इस सवाल का आंसर ऑप्शन से बी हो जाएगा। अगर मैं कहूं 12 नंबर सवाल, अरे ये तो रसगुल्ला सवाल है। आप सब जानते हैं सक्सेसिव का नियम होता है कि लगातार जब प्रतिशत में बदलाव होता है तो वैसी स्थिति में हम प्रतिशत को जोड़ घटा नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि 5% घटाया गया और 10% बढ़ाया गया तो टोटल 5% बढ़ा होगा, नहीं। इनको बनाने के लिए आप या तो 100 का इस्तेमाल करते हैं या सक्सेसिव फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इवन आप फ्रैक्शन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने कई तरीके आपको बता रखे। बेहतर होगा कि आप यहां पे सक्सेसिव लगा दीजिए तो पता चल जाएगा कि मूल संख्या से ओवरऑल कितने का बदलाव हुआ है। लेकिन जब फॉर्मूले आप लिखते हैं, फॉर्मूला आपको याद है a + b + ab / 100, यही आपको बता देता है सक्सेसिव को एक में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें जब आप लिखते हैं तो साइन को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं, बढ़ने में प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं और घटने में माइनस का इस्तेमाल करते हैं आप। तो आप इस सवाल को जरा ध्यान से देखें, 5% घटाया गया था तो -5 होगा, फिर 10% बढ़ाया गया था तो क्या होगा, +10 होगा। अब यहीं पे एक खेल आपको समझना है कि घटा तो आपने लिख दिया, माइनस साइन लगा दिया, बढ़ा तो आपने प्लस लगा दिया, घटा होता तो माइनस ही लगा देते, दोबारा माइनस लगा देते। आगे क्या करना होता है कि इनके पीछे का जो साइन है इसको आपको गुणा करना होता है। और आपको पता है प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस होगा और फिर इन दोनों को गुणा करके 100 से भाग लगा देते हैं। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा, और यहां पे 5/10 का मतलब 0.5, 5 में से 0.5 घटाएंगे 4.5 होगा। एक बात और लास्ट कि जब सक्सेसिव फॉर्मूले से जब हम आउटपुट निकालते हैं, जो ओवरऑल चेंजेस होता है, लास्ट में देखते हैं कि साइन कौन सा है। लास्ट में अगर साइन प्लस का है तो हम समझ लेते हैं ओवरऑल वृद्धि हुआ है, और लास्ट में अगर इस फॉर्मूले का आउटपुट माइनस में आया तो हम समझ लेते हैं ओवरऑल भाई घटोत्तरी हुआ है, कमी हुआ है। यानी इस सवाल का भाई कहा भी था, पहले भी कह रहा था कि बढ़ती है, बढ़ेगा ही 4.5, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से ए। ना बढ़ती ही नहीं लिखा था, घटती भी लिखा था, दोनों लिखा था, और ऑप्शन में दोनों तरीके का भी ऑप्शन लिखा हुआ था। जी हां, तो इस बात को भी आप समझ गए। 12 नंबर के बाद जरा आप 13 नंबर सवाल बना देंगे। 13 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, हाँ 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है जरा बताएंगे, फटाफट करके बताएंगे। क्योंकि ये रेशनलाइज करने की बात हो रही है, अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं, आपने पढ़ा होगा रेशनलाइज के बारे में कि जब नीचे रूट होता है सर तो हम क्या करते हैं, रूट को हटाने की काम करते हैं हरों से। एक रूट होता है तब उतना ही ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन में है तो वैसे स्थिति में प्लस होता है तो माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस होता है तो प्लस से गुणा कर देते हैं। तो 5 - √7 से गुणा अगर हमने किया तो क्या परिणाम मिलेगा, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये a + b और ये a - b, और कुछ देर पहले इसकी चर्चा हुई थी, इसी क्लास में चर्चा हुई कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। यानी अगर मैं देखूं 18 × 5 - √7
नीचे अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं 25 होगा, और रूट 7 का स्क्वायर करूं 7 होगा, यानी 25 में से 7 घटेगा, यानी नीचे आपके पास 18 बचेगा, 18 18 कट जाएगा। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 बटा रूट 7 प्लस रूट 3, तो मुझे गुणा करना होगा रूट 7 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे, और जब मैं गुणा कर रहा हूं तो ये हमारा क्या परिणाम देके जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 में से 3 घटेगा 4 आएगा, और 4 इसको काट देगा, यानी फाइनली रूट 7 माइनस रूट 3 बचेगा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2, रेशनलाइज करेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, और नीचे रूट 3 माइनस रूट 2, तो ये वाला पोर्शन आपका 1 बना देगा, यानी फाइनली बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2, और ये वाला जब आप देखेंगे 1 बाई रूट 2 प्लस 1 और गुणे रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1 से, तो इनको गुणा करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे 1 बचेगा, 1 के काटिए तो काटिए, ना तो छोड़ दीजिए, रूट 2 माइनस 1 बचेगा। यानी फाइनली क्या हुआ सर, फाइनली पहला वाला जब सॉल्व हुआ था तो 5 माइनस रूट 7 पता चला था, दूसरा वाला रूट 7 माइनस रूट 3 पता चला था, तीसरा वाला रूट 3 माइनस रूट 2 पता चला था, और चौथा वाला रूट 2 माइनस 1 पता चला था। रूट 2 कटेगा, रूट 3 कटेगा, रूट 7 कटेगा, 5 में से 1 घटेगा, क्या होगा 4। इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यही रेशनलाइज आपको करना था। जी हां, तो इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। मैं आपको बात बता दूं, ये तो पूरा हमने गुणा भाग काटा छाटी सब कर लिया। अगर हर का स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है तो साइन बस बदल जाएगा, काम समाप्त। 5 का स्क्वायर 25, रूट 7 का स्क्वायर 7, 25 और 7 में घटाएंगे 18, ऊपर में 18 ही लिखा हुआ है, बस नीचे का साइन बदल जाएगा। रूट 7 और रूट 3 है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो रहा है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 4 हो रहा है, और जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 4 हो रहा है, ऊपर में 4 ही लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन बदल जाएगा। वैसे यहां भी साइन बदल जाएगा और यहां भी साइन बदल जाएगा, और फाइनली आपका काट छाट कर ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हर बार काम करेगा। बहुत सारे टीचर केवल एक वाला कंसेप्ट बताते हैं, एक वाला नहीं, कभी भी नीचे के स्क्वायर का डिफरेंस अगर ऊपर में लिखा हुआ है तो ऊपर वाला कैंसिल, नीचे का बस साइन बदल जाएगा, वही आउटपुट आपका होने वाला है। 13 नंबर के बाद सवाल है 14 नंबर। कितना इजी सवाल है भाई, कितना इजी सवाल है। सवाल कहता है कि ये तो सबसे बन भी जाना चाहिए कि सरल ब्याज मतलब आप साधारण ब्याज कहेंगे, किसी दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। मैंने आपको कई तरीके बताए हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाए हैं कि मूलधन आप 100% मानते हैं तो भाई 7 गुना हो गया, मतलब ये 700% पैसा हो चुका है। जितना बढ़ता है वही तो ब्याज होगा। ब्याज आया 600% और ब्याज प्रतिशत में होता है R इंटू टी। R आपको पूछा गया है, टी आपको 24 बताया गया है, 24 से काटेंगे 25, यानी R का मान क्या हो जाएगा, 25% वार्षिक हो जाएगा। इवन आप X भी मान सकते थे कि मूलधन X था तो मिश्रधन 7X होगा, ब्याज 6X होगा, ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100 होता है, यानी 6X बराबर X गुणे R गुणे 24/100, और वहां भी आप परिणाम निकालेंगे तब भी आपका आंसर क्या होगा, 25%। या एक और तरीका मैं बताते चलूं, कितना गुना, 7 गुना, इसमें से 1 घटा लीजिए, समय से भाग देंगे दर निकलेगा, दर से भाग देंगे समय निकलेगा, समय दिया है भाग देंगे दर निकलेगा, 100 गुना कर दीजिए, काम समाप्त। यहीं पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन से बी हो जाएगा। जी हां, अगला मैं बात करूं, लास्ट सवाल की मैं बात करने वाला हूं, 15 नंबर सवाल। ये सवाल कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया है, आपको याद है, तो एक सवाल तो मैं लास्ट में आपको छोड़कर जाता हूं। ये सवाल मैंने कई दफा आपको बताया है, तो भाई ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जब जब मैं ये सवाल देता हूं ना, कुछ बच्चे गलत करके जाते हैं, तो ये सवाल का आंसर गलत नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। आज मैं आपके कमेंट्स को लाइक भी करने वाला हूं, तो भाई इस सवाल का करेक्ट आंसर आपके तरफ से आना चाहिए। ये रहा आपका आज का HW। बाकी अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको बोलता ही हूं कि होमवर्क के सवाल को अगले दिन मैं कराने का काम करता हूं। जी हां, इसके बाद मैं आप सबसे भाई यहीं से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी संख्या में आप सारे छात्र जुड़ रहे हैं, बहुत सारे प्यार दिखा रहे हैं। हाँ, एक बात और
कि भाई अगर सेशन पसंद पड़ रहा है तो सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे, सेशन को शेयर करना नहीं भूलेंगे, और सेशन कैसे लगा ये अपने भाई एजुकेटर को, अपने शिक्षक को गर्म जोशी में लाने के लिए आप जरूर कमेंट करेंगे कि सर सेशन अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ।